आज का जो हमारा टॉपिक है सिंपल बेंडिंग है। इससे पहले हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पढ़ चुके हैं। अब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में हमने क्या किया था, सबसे पहले रिएक्शंस निकालना सीखा था। उसके बाद हमने शियर फोर्स निकाली थी, शियर फोर्स डायग्राम बनाया, और बेंडिंग मोमेंट उसके बाद हमने निकाला था और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाया था। तो पूरे के पूरे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट वाले चैप्टर में हमने कहीं पे भी स्ट्रेस की बात नहीं की कि कितनी स्ट्रेस आएगी बीम में। जब बीम के ऊपर लोड लगाया जाएगा तो बीम में स्ट्रेस कितनी आएगी, क्योंकि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे हैं, इसमें हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालना है हर जगह। तो अभी हम बीम के टॉपिक को ही थोड़ा एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे। इसका नाम है सिंपल बेंडिंग, और इसके अंदर हम ये देखेंगे जब हम किसी भी बीम पे, जैसे मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम हो, चाहे वो कैंटिलीवर बीम हो, चाहे वो किसी भी टाइप की बीम हो, जब हम उस पर लोड लगाते हैं तो उसमें कितनी स्ट्रेस डेवलप होती है। बेंड तो होगी, और बेंड होने के बाद उसके अंदर कितनी स्ट्रेस आएगी, वो उस स्ट्रेस का नेचर क्या होगा और उसका वैल्यू क्या होगी, वो सब हम इस सिंपल बेंडिंग में पढ़ेंगे। तो एनालिसिस ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है, और उस पर एक सेंट्रल लोड लग रहा है पी, और जैसे ही सेंट्रल लोड लगेगा पी, बीम कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट कर जाएगी, और वो डिफ्लेक्शन तो हो गया। इसका मतलब बीम एक्चुअली क्या हो गई, बीम बेंड हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बीम के अंदर बेंडिंग आ गई। तो इस शेप को हम बोल देते हैं ये बीम एक तरीके से बेंड हो चुकी है। तो अब इस बेंडिंग का रीज़न क्या होता है, और इस बेंडिंग में कैसे कैसे स्ट्रेस डेवलप होती है वो भी हम देखेंगे। तो क्या करते हैं, एक छोटा सा इसका सेक्शन ले लेते हैं और उसको बड़ा करके देखते हैं। तो ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये सेक्शन कब था, जब बीम बेंड नहीं हुई थी, जब उस पर लोड नहीं लगाया गया था। लेकिन जैसे ही उस पर लोड लगाया गया, क्या हुआ, उसके अंदर मोमेंट क्रिएट हो गए, बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बेंडिंग मोमेंट वाले, कि भाई जब भी एनालिसिस करते हैं हम बीम का, तो जो रिएक्शंस होती हैं साइड में या फिर जितनी भी लोडिंग होती है, वो कुछ इस तरीके के मोमेंट देती हैं किसी भी सेक्शन पे, और ये सेक्शन बीम को बेंड करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं आफ्टर डिफ्लेक्शन बीम के अंदर इस तरीके से बेंडिंग आ गई। तो अब मेरे इस एग्जांपल में यहाँ पे सैगिंग हो गई है, कुछ किसी एग्जांपल में हॉगिंग भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन अभी हम सैगिंग वाला पढ़ रहे हैं। दोनों का थ्योरी सेम ही है, कोई भी अगर आपने एक केस पढ़ लिया तो दूसरा केस तो सेम ही है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंडिंग हो गई इस सेक्शन की। तो अब इस बेंडिंग के बाद क्या होगा, इतना बेंडिंग तो हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में पढ़ लिया था, लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद हम इसको और एनालाइज करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो हमने इस बीम के अंदर इसको मिड पॉइंट्स में बांट लिया। तो आप देख सकते हैं ये बीच में बिल्कुल जो लेयर है, इसके ऊपर वाली जो लेयर है वो कंप्रेस कर गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंप्रेशन हुआ होगा, तभी जाके बेंड हुई है। और जो नीचे वाली है उनके अंदर टेंशन हुई है, क्योंकि नीचे वाली जो लेयर्स हैं उनकी लेंथ थोड़ी बढ़ गई है। तो ये जो कंप्रेशन और टेंशन है, इनकी वजह से ही इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होती है इस मटेरियल में। तो इसके मतलब ये जितने भी रेड कलर से मैंने दिखाया है, ये कंप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगी। और ये जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया, ये टेंशन है, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगी। सेंट्रल लेयर से नीचे टेंशन, सेंट्रल लेयर से ऊपर कंप्रेशन, और सेंट्रल लेयर के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, सेंट्रल लेयर वैसी की वैसी रहेगी, कोई स्ट्रेस नहीं आएगी सेंट्रल लेयर पे। इसको हम न्यूट्रल लेयर भी कहते हैं, किसी ने सही बोला है। तो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ये पूरी की पूरी थ्योरी हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक बीम है और उस पर कुछ लोड लगा हुआ है, और वो डिफ्लेक्ट, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे मैंने इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया है, जो कि हम अपने लास्ट क्लासेस में सीख चुके हैं कि कैसे बनेगा। तो ये ऊपर वाला डायग्राम इसका एसएफडी है, शेयर फोर्स डायग्राम, और नीचे वाला डायग्राम इसका बीएमडी है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर फोर्स डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो कि कुछ कुछ पार्ट में तो शेयर फोर्स की वैल्यू है पॉजिटिव, और कुछ पार्ट में नेगेटिव है, और कुछ पार्ट में जीरो है। शेयर फोर्स है ही नहीं, मतलब शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो है सेंट्रल वाले पोर्शन में। शेयर फोर्स ना होने का क्या मतलब है, इसमें कोई इंटरनल इंटरनल डिसलोकेशन नहीं हो रहा है। देखिए, इसके छोटे से पार्ट को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो जब ये बीम बेंड हो चुकी होगी, ठीक है, तो इस बीम को हम छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांट लेते हैं। ठीक है,
मान लेते हैं बीम ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल से मिलके बनी है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि शेयर फोर्स अगर जीरो है इस बीच वाले सेक्शन में, यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो है, हमें शेयर फोर्स डायग्राम से पता चल रहा है। तो शेयर फोर्स क्या होती है, इस तरीके से लगती है, ऊपर और नीचे, है ना, कुछ इस टाइप से। चलिए दूसरा कलर से ले लेते हैं। यहाँ पे इस साइड में ऊपर की तरफ लग रही है, इस साइड में नीचे की तरफ लग रही है, कुछ इस टाइप से दूसरे वाले में भी हो रहा होगा, है ना। तो क्या हो रहा है कि शेयर फोर्स की वजह से ये रेक्टेंगल नंबर 1 और रेक्टेंगल नंबर 2, अगर इन दोनों को देखें तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो सकता था अगर शेयर फोर्स होती तो, लेकिन शेयर फोर्स अगर नहीं है तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा ऊपर और नीचे। इसका मतलब ये जो रेक्टेंगल है एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, फिक्स रहेंगे, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा माइक्रो स्केल पे। और शेयर फोर्स जीरो होती है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, जब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है तो उस केस को हम प्योर बेंडिंग का केस बोलते हैं, या फिर यूनिफॉर्म बेंडिंग बोलते हैं। और जब शेयर फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है, मतलब कोई कुछ भी वैल्यू है, नॉन जीरो है, तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट इंक्लाइन लाइन होती है, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ऐसे केसेस को हम नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग बोलते हैं। अब प्योर बेंडिंग और नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग, यूनिफॉर्म बेंडिंग और नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग में क्या फर्क होता है? फर्क ये है, देखिए, प्योर बेंडिंग में सिर्फ अगर बीम के सिर्फ इतने पार्ट को देखें, बी से लेके सी तक का पार्ट, प्योर बेंडिंग में अगर है तो ये जो पार्ट होगा प्योर सर्कुलर होगा, सर्कुलर सेक्शन होगा ये। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पे है, तो जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो हर पॉइंट पे सेम टू सेम होगा, चाहे कोई भी पॉइंट ले लो। तो इसको हम प्योर बेंडिंग बोलते हैं। ये एक सर्कुलर केस बनेगा, सर्कल की आर्क बनेगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग में इसके रेडियसेस अलग अलग होंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं R1 है, यहाँ पे मान लेते हैं R2 है, ठीक है। तो रेडियसेस अलग अलग होंगे नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग में। क्यों रेडियस क्यों अलग अलग है? क्योंकि जो रेक्टेंगल्स हैं उनके बीच में स्लिपिंग हो चुकी है शेयर फोर्स की वजह से। तो एक का डिस्टेंस थोड़ा सा अलग होगा, एक का डिस्टेंस थोड़ा सा अलग होगा, तो रेडियस की वैल्यू अलग हो जाती है। अगर आप इसको डीप में देखेंगे, ये मान लो प्योर बेंडिंग वाला केस और ये नॉन प्योर, अगर ये मैं कुछ रेक्टेंगल्स बना लूँ तो यहाँ पे क्या है, सारे रेक्टेंगल इंटैक्ट हैं प्योर बेंडिंग वाले केस में, तो ये जो लेयर है प्योर सर्कल बनेगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग में जो इनके बीच में थोड़ी स्लिपिंग हो गई होती है इस तरीके से, ठीक है। तो कहीं पे तो रेडियस कुछ और है और कहीं पे रेडियस कुछ और है, ठीक है। चेंज आ जाता है रेडियस में ड्यू टू शेयर फोर्स, ठीक है। तो दिस इज प्योर बेंडिंग और यूनिफॉर्म बेंडिंग भी कहते हैं, और ये नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग।